सो हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में पहले थ्योरी देख लेते हैं थोड़ी सी, उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में बात करेंगे और फिर लास्ट में एप्लीकेशंस। सो विजिबल जो रीजन होता है वो 200 to 400 नैनोमीटर, नियर यूवी रीजन जो है वो 200 से 400 नैनोमीटर और फार यूवी रीजन आपका बिलो 200 नैनोमीटर वेवलेंथ आपकी फार यूवी रीजन में आती है। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेडिएशंस को। जब कॉन्टीन्यूस रेडिएशन पास करती है थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, कुछ रेडिएशंस जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं एंड अगर हम वो जो एब्जॉर्ब्ड रेडिएशंस हैं उनको पास कराएं थ्रू अ प्रिज्म, अगर आप उन रेडिएशंस को एक प्रिज्म में से पास कराओगे तो आपको स्पेक्ट्रम मिलता है। यहाँ से डेविएशन होगी एंड आपको क्या मिल जाएगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिल जाता है। सो एज अ रिज़ल्ट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्प्शन, एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स पास फ्रॉम लो एनर्जी लेवल यानी कि ग्राउंड स्टेट से वो एक्साइटेड स्टेट पे जाते हैं। सपोज़ करो कि ये हमारे पास सैंपल था, उसके ऊपर आपने यूवी रेडिएशन डाली, तो ये जो सैंपल है, ये जो एटम्स हैं यहाँ पे, ये सैंपल के जो एटम्स हैं, एटम्स में देखो एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपको पता है कि इस तरीके से हमारे पास शेल्स होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। अब क्या होगा कि जब हमने यूवी रेडिएशन डाली तो जो इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट पे थे वो एक्साइटेड स्टेट पे चले जाएंगे। मान लीजिए ये वाले शेल में थे तो वो एक्साइट होके ऊपर वाले शेल में चले जाते हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड हैज़ एनर्जी इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द एक्साइटेड एंड द ग्राउंड स्टेट। मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन, ये ग्राउंड स्टेट है, ये क्या है आपकी ग्राउंड स्टेट है, दिस इज़ द ग्राउंड स्टेट, और ये हमारी क्या है, एक्साइटेड स्टेट है। तो जब हमने यूवी रेडिएशन डाली तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, एक्साइट हो गए एंड वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे पहुंच गए। अब यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं कि जो इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होगी वो किसके बराबर होगी, डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी बिटवीन एक्साइटेड एंड द ग्राउंड स्टेट, उनके डिफरेंस के बराबर होगी, यानी कि एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट माइनस ग्राउंड स्टेट। अब आपके पास डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है उसकी जो ट्रांजिशंस है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। हमारे पास जो लेवल्स होते हैं, एनर्जी लेवल, सबसे लोएस्ट कौन से वाला है, सिग्मा, ये सिग्मा। उसके बाद हमारे पास पाई लेवल आता है, फिर एन, फिर पाई स्टार और फिर सबसे ऊपर सिग्मा स्टार। अब एनर्जी जो है वो ऊपर की ओर बढ़ रही है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला लेवल है वो हमारा सिग्मा स्टार है। अब जो आपका सिग्मा और पाई है और जो एन है, एन स्टैंड्स फॉर दी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लेवल, ओके। सो एन इज़ योर नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। सो ये जो लास्ट के आपके तीन है वो क्या है, ऑक्यूपाइड लेवल्स हैं, और जो ऊपर वाले स्टार का मतलब है कि वो अनऑक्यूपाइड एनर्जी लेवल्स हैं। सो आपके डिफरेंट टाइप के एनर्जी लेवल्स होते हैं जिनमें ट्रांजिशंस हो सकती है। जैसे कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो सिग्मा लेवल से सिग्मा स्टार पे जंप कर सकता है, या फिर वो पाई से पाई स्टार जा सकता है, या फिर एन से सिग्मा स्टार जा सकता है, एन से पाई स्टार जा सकता है। तो ये डिफरेंट हमारे पास ट्रांजिशंस हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस जो कि पॉसिबल हो सकते हैं। अब एक आपके पास यहाँ पे लैम्डा मैक्स
क्या होता है, लैम्डा मैक्स का मतलब होता है वेवलेंथ एट विच आपका जो एब्जॉर्बेंस है वो मैक्सिमम होगा। फिर एक टर्म आती है क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम। क्रोमोफोर का मतलब होता है पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इम्पार्टिंग कलर, एंड इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट रेडिएशन। दूसरा ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम क्या होता है, विच इटसेल्फ डोंट शो कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन, लेकिन अगर आप उसको क्रोमोफोर के साथ अटैच कर देते हो तो वो एब्जॉर्प्शन बैंड को शिफ्ट कर देगा टूवर्ड्स द लॉन्गर वेवलेंथ। सो अगर मैं आपको थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन शिफ्ट्स के बारे में बताऊं तो हम एक ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं इंटेंसिटी और यहाँ पे हमारी आती है वेवलेंथ, और इस तरीके की आपको पीक मिलती है। ये जो आपको पीक मिल रही है, दिस पीक वैल्यू इज़ नोन एज लैम्डा मैक्स। उसको क्या बोलते हैं, लैम्डा मैक्स बोलते हैं। सो इस तरीके से आपको एब्जॉर्प्शन ग्राफ मिलेगा। एंड अभी मैंने आपको बोला कि अगर हम क्रोमोफोर पे ऑक्सोक्रोम को अटैच कर देते हैं तो आपकी जो ग्राफ है वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है। सो ये हमारी थोड़ी सी थ्योरी थी अबाउट द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब हम इसके इंस्ट्रूमेंटेशन के ऊपर आते हैं। सो इंस्ट्रूमेंटेशन में सबसे पहले आपके पास क्या होता है, लाइट सोर्स होता है। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, लाइट सोर्स होता है। अब लाइट सोर्स जो है वो टंगस्टन फिलामेंट लैम्प्स होते हैं या फिर हाइड्रोजन ड्यूटेरियम लैम्प्स होते हैं, जिसको हम वाइडली यूज़ करते हैं। एंड ये सूटेबल लाइट सोर्स है फॉर द यूवी विजिबल इंस्ट्रूमेंटेशन। टंगस्टन फिलामेंट लैम्प जो होते हैं उनमें रेड रेडिएशंस होती हैं एंड दे एमिट रेडिएशंस ऑफ 375 नैनोमीटर, वाइल जो इंटेंसिटी है हाइड्रोजन ड्यूटेरियम लैम्प्स की वो बिलो 375 नैनोमीटर होती है। तो आप यहाँ पर टंगस्टन फिलामेंट लैम्प या फिर हाइड्रोजन ड्यूटेरियम लैम्प का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। सेकंड है मोनोक्रोमेटर। सो ये अब लाइट सोर्स से क्या आती है, आपकी रेडिएशंस आती है, लाइट रेडिएशंस आएंगी। मोनोक्रोमेटर क्या है, ये जो आपको दो स्लिट्स दिख रही है, पेयर ऑफ स्लिट्स प्लस में ये आपका जो प्रिज्म है, ये तीनों चीज़ मिल करके एक मोनोक्रोमेटर बनाती है। इन तीनों को मिला करके हम क्या बोलते हैं, मोनोक्रोमेटर। सो मोनोक्रोमेटर इज़ कंपोज्ड ऑफ प्रिज्म एंड 2 स्लिट्स। जो आपके स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स होते हैं वो डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स होते हैं। रेडिएशन जो एमिट होती है फ्रॉम द प्राइमरी सोर्स, यानी कि जो लैम्प से रेडिएशंस आ रही थी, दैट इज़ डिस्पर्स्ड विद हेल्प ऑफ द रोटेटिंग प्रिज्म। बहुत सारी वेवलेंथ की लाइट आएगी, तो ये जो मोनोक्रोमेटर होता है इसके थ्रू फिर वो सारी की सारी वेवलेंथ वाली लाइट पास करेंगी एंड आपको सिलेक्टेड वेवलेंथ की लाइट जो है बाहर निकलेगी। सो बीम सेलेक्टेड बाय द स्लिट इज़ मोनोक्रोमेटिक एंड फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 विद हेल्प ऑफ द अनदर प्रिज्म। कहने का मतलब ये है कि जो आपका लाइट सोर्स था, यहाँ से बहुत सारी वेवलेंथ की लाइट आ रही थी, बहुत सारी वैरायटी ऑफ वेवलेंथ की लाइट आ रही थी। तो मोनोक्रोमेटर में से जब वो गुजरेगी, ये जो 2 स्लिट्स में से गुजरेगी, तो आपको केवल एक ही वेवलेंथ की लाइट जो है या एक ही जैसा इंटेंसिटी का लाइट जो है वो यहाँ से पास करेगी। यानी कि पहले तो बहुत भीड़ थी ना यहाँ पे, और एक सेलेक्टेड बीम जो है वो फिर निकलती है। मोनोक्रोमेटर का काम ये है, राइट। सो यहाँ पे वैरायटी ऑफ बहुत सारी क्या थी, रेज थी, तो वो एक सेलेक्ट करता है और उसको वो पास होती है, जो निकलेगी वो सिर्फ एक निकलेगी। अब यहाँ पर ये जो बीम है वो हमारे पास रेफरेंस सैम्पल, एक तो हमारे पास सैम्पल हो गया और एक हमारे पास क्या हो गया, रेफरेंस हो गया। तो एक हमारी जो बीम है वो रेफरेंस सेल में से जाएगी और एक हमारी सैम्पल सेल में से पास करेगी। सो जो आपकी बीम है वो कहाँ से पास करेगी, आपके रेफरेंस सोल्यूशन से और सैम्पल सोल्यूशन से। बोथ जो आपके सैम्पल और जो रेफरेंस सोल्यूशन है उनके अंदर हमारे पास क्या है, सेल्स हैं। अब ये जो सेल्स हैं दे आर मेड अप ऑफ सिलिकॉन और क्वार्ट्ज
ग्लास जो है कांट बी यूज्ड हियर बिकॉज वो क्या करता है, इट ऑल्सो एब्जॉर्ब्स द लाइट इन द यूवी रीजन। फिर आपके पास क्या होता है, डिटेक्टर होता है। यहाँ से जो लाइट रेज है, इंसिडेंट लाइट, आई नॉट मीन्स द इंसिडेंट लाइट रेफरेंस में गई और इधर सैम्पल सेल के अंदर गई। अब ये रेफरेंस का मतलब है आपका बफर सोल्यूशन, या फिर आप इसको बोल सकते हो ब्लैंक सोल्यूशन। यहाँ पे कोई एब्जॉर्प्शन ये शो नहीं करता, सेम इंटेंसिटी की लाइट रे यहाँ से निकलेगी। लेकिन अगर आप सैम्पल सेल से देखो तो यहाँ पे बाद में लेस इंटेंसिटी की लाइट रे निकलेगी। मतलब जो आई नॉट था, ये जो आई नॉट थी, इसकी जो भी इंटेंसिटी थी वो वही रहेगी। देयर इज़ नो चेंज इन द इंटेंसिटी आफ्टर पासिंग थ्रू द रेफरेंस सेल। लेकिन अगर आप नीचे सैम्पल में देखो तो सैम्पल में जो इंसिडेंट लाइट गई, जो भी इंटेंसिटी की थी, अब वो लेस इंटेंसिटी की हो करके निकल रही है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर डिटेक्टर होता है। डिटेक्टर क्या करता है, 2 फोटो सेल सर्व एज अ डिटेक्टर। एक क्या करेगा, रिसीव करेगा बीम फ्रॉम द सैम्पल सेल और सेकेंड वाला रिसीव करेगा रेफरेंस से। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन फ्रॉम रेफरेंस सेल इज़ स्ट्रोंगर देन द बीम ऑफ द सैम्पल सेल। So this result in the generation of alternating current in the photocells। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो सैम्पल सेल है वहाँ से लेस इंटेंसिटी की लाइट जाएगी, रेडिएशन जाएगी, और जो रेफरेंस वाला है रेफरेंस सेल से वही सेम इंटेंसिटी की जाएगी। फिर डिटेक्टर ने कर दिया। उसके बाद आपके पास होता है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर जो होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटेड इज़ ट्रांसफर टू द एम्पलीफायर विच इज़ कपल्ड टू अ स्मॉल सर्वोमीटर। एम्पलीफाई कर देगा वो आपके सिग्नल को काफ़ी टाइम, यानी कि मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी आपके सिग्नल की, सो दैट आपको एकदम क्लियर और रिकॉर्डेबल सिग्नल्स मिल सके। उसके बाद आपके पास रिकॉर्डर होता है। रिकॉर्डिंग डिवाइस, मोस्ट ऑफ द टाइम एम्पलीफायर को हम रिकॉर्डर से कनेक्ट करते हैं, और ये जो रिकॉर्डर होता है वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन से अटैच्ड होता है। अब कंप्यूटर जो है सारा का सारा डाटा स्टोर करके रखता है एंड आपको एक स्पेक्ट्रा मिलेगा। ये जो रिकॉर्डर होता है वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन से जुड़ा होता है, जहाँ पे कि आपको एब्जॉर्बेंस ग्राफ मिलता है। सो दिस इज़ अबाउट द इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब अगर हम इसकी एप्लीकेशंस देखें तो आप इससे इम्प्योरिटीज़ को डिटेक्ट कर सकते हो। अगर इम्प्योरिटीज़ हैं तो आपको एडिशनल पीक मिलेंगी एंड इट कैन बी कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल। एक तो आपके पास स्टैंडर्ड ग्राफ होता है, आप उससे क्या करोगे, उसको कंपेयर करोगे। आप मेजर भी कर सकते हो एब्जॉर्बेंस को एट स्पेसिफिक वेवलेंथ, इम्प्योरिटीज़ को आप डिटेक्ट कर सकते हो। आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को अगर पढ़ना चाहते हैं, डिटेक्ट करना चाहते हैं, तो वो आप देख सकते हो कि सैचुरेशन प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, या जितनी कंजुगेशन होगी। कंजुगेशन का मतलब क्या होता है, सपोज़ करो कि ये कंपाउंड है, एक डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड, फिर एक डबल बॉन्ड। सो ऐसे ऑल्टरनेट में डबल बॉन्ड्स जब होते हैं तो उसे हम कंजुगेशन बोलते हैं। और जब ऐसा कंजुगेशन प्रेजेंट होती है तो आपका जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू आती है वो ज़्यादा आती है। क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन भी कर सकते हो of the compound that absorbs the UV radiation, A is equal to ECl। For example, यहाँ पर ये आपका फॉर्मूला होता है इन द लियम बियर लैम्बर्ट्स लॉ, अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे ये फॉर्मूला आता है। A is for the absorbance and the C means the sample concentration, जो कि हम मोल्स पर लीटर में करते हैं, और L जो है आपका, L यहाँ पे लेंथ होती है ऑफ द लाइट पाथ थ्रू दी सैम्पल, इन सेंटीमीटर में हम ये लेके चलते हैं, एंड दिस E इज़ योर मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। ओके, सो आप फाइंड कर सकते हो जैसे जो भी आपका सैम्पल है उसमें कितना विटामिन ए का कंसंट्रेशन है, तो वो आप इससे पता कर सकते हो। ग्रोथ काइनेटिक्स, इन सिचुएशंस जहाँ पे कि लाइट स्कैटरिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, जिससे कि इंटेंसिटी में लॉस हो सकता है, तो आप मेजर कर सकते हो
एक्चुअली मेजरमेंट आप टर्बिडिटी का मेजरमेंट कर सकते हो, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम प्रेजेंट है। इसको हम बैक्टीरिया की ग्रोथ कर्व निकालने में काम करते हैं। सो अगर वहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है सैम्पल में तो आपको टर्बिडिटी दिखती है आपके सैम्पल के अंदर। यूवी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी कैन कैरेक्टराइज those types of compounds which absorb UV radiation, thus used in the qualitative determination of the compounds. Identification is done by comparing the spectrum with the spectra of the known compound. जो भी आपके पास known compound होगा उसका आपके पास standard graph होता है, standard absorption spectra होता है, तो आप उसको compare कर सकते हो आपके sample molecule या sample compound के साथ। फंक्शनल ग्रुप अगर आपको डिटेक्ट करना है तो वो भी आप ऐसे कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे OH फाइंड करना है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है। OH मुझे फाइंड आउट करना है कि जो भी मेरे पास कंपाउंड है या जो मॉलिक्यूल है उसमें OH प्रेजेंट है या नहीं है। तो ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये इसकी कोई ना कोई ऐसा वेवलेंथ रहती है जिस पे ये एब्जॉर्प्शन शो करता है, तो इसके मेरे पास स्टैंडर्ड हमारे पास ग्राफ होगा तो मैं उससे कंपेयर कर सकती हूँ। अगर वो ग्राफ सेम है इसका मतलब जो भी हम मॉलिक्यूल या जो भी हम कंपाउंड जो भी हमारा सैम्पल है उसके अंदर हाइड्रोक्सिल प्रेजेंट है। काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन को भी आप स्टडी कर सकते हो। यूवी रेडिएशन को आप पास करा दो थ्रू द रिएक्शन सेल एंड एब्जॉर्बेंस आप देखोगे उसमें चेंजेस आएंगे। Many drugs are either in form of raw material or in form of formulation, so उनको भी आप क्या कर सकते हो, suitable solution of drug in a solvent and measuring absorbance at specific wavelength। तो drug analysis में भी इसका use होता है and it is also used as detector for the HPLC high proficiency liquid chromatography में भी हम इसको use करते हैं। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में भी इसका यूज़ होता है। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन पता करना है तो आप कर सकते हो, क्योंकि जो देखो दो टाइप के आपके पास आइसोमर्स होते हैं, ट्रांस और सिस। तो ट्रांस और सिस कैसे होते हैं कि सपोज़ करो ये आपके पास स्ट्रक्चर है CH3H CH3 और H, ये क्या है आपका सिस, क्योंकि यहाँ पे सेम साइड्स हैं तो ये क्या हो जाता है आपका सिस आइसोमर हो जाता है। और अगर ये डिफरेंट साइड्स हैं यानी कि CC और इधर H प्रेजेंट है, इधर H प्रेजेंट है, इधर CH3 और इधर CH3, तो ये आपकी कौन सी फॉर्म होती है, ट्रांसफॉर्म होती है। तो आप सिस और ट्रांस का भी यहाँ पर पता लगा सकते हो आइसोमर्स का, क्योंकि जो ट्रांस आइसोमर्स होते हैं उनकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू ज़्यादा आएगी एज़ कम्पेयर टू दी सिस आइसोमर्स, ओके, और उनकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा आएगी। सो ये थी कुछ एप्लीकेशंस आपकी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक द वीडियो, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a wonderful day.